दोस्तों यह घटना 21 सितंबर 2024 की है। बेंगलुरु के कालवा इलाके में 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग के पास में रहने वाले पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मालिक को फोन किया और बताया कि उनकी बिल्डिंग के एक मकान से बहुत गंदी बदबू आ रही है और यह बदबू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या देखा, तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों उन पड़ोसियों ने मकान मालिक को आगे बताया कि जब हमने जाकर उस कमरे को देखा तो वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ था और बदबू इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पड़ोसियों ने उस मकान मालिक से कहा कि आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। दोस्तों इस घटना के बारे में पता चलते ही मकान मालिक तुरंत अपनी उस बिल्डिंग पर पहुंचा और उस समय वहां पर पड़ोस के लोग भी बाहर ही खड़े थे। दरअसल अब बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर इस घटना के करीब 5 महीने पहले महालक्ष्मी नाम की एक नई किराएदार आई थी। वह नेपाल की रहने वाली थी। महालक्ष्मी वहां पर अकेले ही रहती थी। पड़ोसी भी उसे ज्यादा नहीं जानते थे क्योंकि दोस्तों महालक्ष्मी हर रोज सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकलती थी और फिर रात 10:30 बजे के बाद वह अपने घर लौटती थी। महालक्ष्मी की माँ और बहन भी बेंगलुरु में ही रहती थी। लेकिन फिर अचानक 2 सितंबर को महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया था। उसकी माँ और बहन लगातार उसके फोन पर फोन करती रहीं, लेकिन महालक्ष्मी ने उनका फोन नहीं उठाया था। दोस्तों इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने उस बिल्डिंग के मालिक को फोन करके बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के कमरे के अंदर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट के समय महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रह रही अपनी माँ और बहन का एड्रेस और फोन नंबर दिया था। इसी बीच मकान मालिक तुरंत महालक्ष्मी की माँ और बहन को फोन करता है। उन्हें महालक्ष्मी के कमरे से आ रही बदबू के बारे में बताता है। दोस्तों महालक्ष्मी 2 सितंबर को गायब हुई थी, यानी बीते 19 दिन से महालक्ष्मी से उसकी माँ की कोई बात नहीं हुई थी और मकान मालिक की बात सुनकर यह बहुत घबरा गईं, क्योंकि महालक्ष्मी के घर की एक चाबी उसकी माँ के पास ही रहती थी। इसलिए वह तुरंत चाबी लेकर अपने दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पर पहुंच गईं। इसके बाद मकान मालिक और पड़ोसियों ने की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही घर के अंदर से बहुत तेज और खतरनाक बदबू आने लगी, जिसकी वजह से सभी लोग पीछे हट गए। लेकिन कुछ देर बाद थोड़ी हिम्मत करके वह लोग फिर से अंदर जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था और मांस के कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी पड़े हुए थे। सूखे हुए खून की एक लकीर उस कमरे में रखे हुए फ्रिज की ओर जा रही थी और जैसे ही उस फ्रिज का दरवाजा खोला गया तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग आए, क्योंकि उस एक लम्हे में उन्हें जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा था वह दिल को दहला देने वाला था। इसके बाद मकान मालिक ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी। दोस्तों आनन फानन में पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंचती है और उस कमरे में जाती है, लेकिन वहां पर बदबू इतनी तेज थी उसके अंदर नहीं रुका गया। टीम भी तुरंत बाहर निकल गई। इसके बाद डबल मास्क मंगवाया जाता है और उस डबल मास्क के साथ पुलिस फिर से कमरे के अंदर जाती है। फ्रिज का दरवाजा खोला जाता है तो उसमें रखा हुआ सब कुछ दूर से ही दिखाई दे रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपर वाले खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सिर था जो महालक्ष्मी का था। दोस्तों लेकिन जब पुलिस की नजर कमरे के पर्स पर पड़ी तो पर्स को देखकर पुलिस वालों के हवा होश हो गए, क्योंकि वहां पर जमीन के साथ साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी इधर उधर बिखरे पड़े थे। उस कमरे में रखे 165 लीटर के सिंगल डोर फ्रिज में पूरे 19 दिन तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के टुकड़ों में बंद थी। खुद बेंगलुरु पुलिस को भी याद नहीं है कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक क्राइम सीन देखा हो। उस कमरे में कत्ल के सबूतों के टुकड़े की शक्ल में
में बिखरे पड़े थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुलाया जाता है, लेकिन फॉरेंसिक टीम के लिए भी यह भी अजीब क्राइम सीन था। ऐसी क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम के लिए भी सबूत जुटाना हद से ज्यादा मुश्किल काम था। उन्हें समेटने के लिए फॉरेंसिक को सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। अस्पताल में मुर्दा घर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरे लाश के टुकड़ों को इकट्ठा किया गया और इसी दौरान अंदाजा लगाया गया कि लाश के टुकड़ों की तादाद करीब से 55 से 60 के बीच हो सकती है। इसके बाद टुकड़ों में पड़ी उसी लाश को मुर्दा घर भेज दिया गया। टुकड़े समेटने के बाद पुलिस ने उस कमरे की छानबीन के दौरान पुलिस को महालक्ष्मी के बेड पर रखा हुआ एक मोबाइल फोन मिला। यह मोबाइल फोन महालक्ष्मी का ही था और जब उस मोबाइल फोन की कॉल डिटेल चेक किया गया तो दोस्तों आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था, यानी 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई फोन किया गया और ना ही कोई कॉल रिसीव किया गया। इससे बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के बीच में ही हुआ है। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से किसने क्यों मारा था। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले महालक्ष्मी की मां और बहन से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान महालक्ष्मी की मां और बहन ने बताया कि साल 2019 तक उनका परिवार नेपाल में ही रह रहा था। साल 2019 में ही महालक्ष्मी के घर वालों ने उसकी शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से कर दी थी। शादी के बाद महालक्ष्मी और हेमंत दास दोनों रोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद में नेपाल से बेंगलुरु आ गए। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा दोस्तों, जबकि महालक्ष्मी को एक मॉल की ब्यूटी शॉप में सैलून वोमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। वह दोनों बेंगलुरु के नील मंगला इलाके में किराए के मकान में रहने लगे। इसके बाद उन दोनों को एक बेटी हुई, यानी साल 2023 तक तो उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। लेकिन 2023 की आखिर में हेमंत दास और महालक्ष्मी आपस में झगड़े के चलते अलग अलग हो गए। उनकी बेटी हेमंत दास के साथ ही रहती थी, जबकि दूसरों के कालवा इलाके में इस घटना से 5 महीने पहले ही किराए का एक कमरा ले लिया था। वहां पर वह अकेले ही रहती थी। महालक्ष्मी 15 दिन या महीने में एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत दास के घर जाती थी। हेमंत और महालक्ष्मी के खराब रिश्तों के बारे में पता चलते ही पुलिस तुरंत हेमंत दास के घर पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ में पता चलता है कि महालक्ष्मी और हेमंत दास के बीच इस दूरी की सबसे बड़ी वजह महालक्ष्मी का अफेयर था। हेमंत को सट्टा की आदत थी। उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ट्रेडर्स अफसर अली और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा था। इसी बात को लेकर हेमंत दास और महालक्ष्मी के बीच हर रोज झगड़ा होता था और इसी झगड़े के कारण इस घटना के करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी और हेमंत दास दोनों अलग अलग रहने लगे थे। कुछ दिन तो महालक्ष्मी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ ही रह रही थी। महालक्ष्मी हर रोज सुबह 9:30 बजे अपने काम पर चली जाती और रात 10:30 बजे के बाद अपने घर आ जाती थी। हालांकि कई बार पड़ोसियों ने एक नए लड़के को अपने घर से ले जाते हुए जरूर देखा था दोस्तों, लेकिन वह लड़का कौन था इसके बारे में उसके पड़ोसी भी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि पुलिस को महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने भी अशरफ नाम के हेयर ट्रेडर्स के बारे में बताया था। पड़ोसियों ने भी एक अजनबी के बारे में बताया था। इसलिए बेंगलुरु पुलिस हेमंत दास के द्वारा बताए गए ट्रेडर्स अफसर के पास पहुंचती है तो इत्तेफाक से अफसर अपनी दुकान पर ही मिल गया। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। दोस्तों महालक्ष्मी के पति हेमंत दास को शक था। बेंगलुरु पुलिस उन दोनों से लंबी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन उन दोनों ने शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया था कि महालक्ष्मी के कत्ल में दोनों का कोई हाथ नहीं है। उन दोनों के मोबाइल फोन की डिटेल में 2 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक उनकी लोकेशन भी ऐसा कुछ नहीं मिला था जिससे उन पर शक किया जा सके। यानी सवाल अब यही था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है। दोस्तों वह व्यक्ति कौन था जिसने पहले इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और फिर उसी लाश के टुकड़ों को फ्रिज में भर दिया था। लेकिन जब कातिल को पता लगाने के लिए बेंगलुरु पुलिस है जो महालक्ष्मी की कॉल डिटेल को चेक किया तो उसे पुलिस के साथ उस अजनबी के बारे में उसके पास सारी जानकारी है और उन्हें उसका नाम भी पता था। यहाँ तक कि पुलिस को यह भी पता था कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद में व्यक्ति बेंगलुरु से फरार हो चुका था। दोस्तों उस समय पुलिस के उसके नाम का खुलासा सिर्फ इसलिए नहीं करना
करना चाहती थी ताकि वह अलर्ट न हो जाए। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि 2 सितंबर यानी जिस दिन महालक्ष्मी गायब हुई और जब उसका मोबाइल बंद हुआ था, तब से महालक्ष्मी के घर पर कोई भी नहीं आया था। यहाँ तक उन्होंने 2 सितंबर को भी महालक्ष्मी के घर से कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी थी जिससे उन्हें कोई शक होता। लेकिन घटना स्थल की हालात को देखने के बाद पुलिस का मानना यही था कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ है। पुलिस की इस थ्योरी के पीछे की वजह यही थी कि क्योंकि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती थी, इसलिए पुलिस का कहना था कि हो सकता है कत्ल से पहले महालक्ष्मी को बेहोशी की नींद की यह दवाई दी गई हो, जिसकी वजह से घटना के समय घर से कोई आवाज बाहर नहीं आई। क्योंकि जिस तरह से लाश के टुकड़े किए गए थे, उससे देखकर भी पुलिस का अंदाजा यही था कि यह कत्ल जल्दबाजी में नहीं किया गया, यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए। कत्ल के बाद भी वह कई घंटे तक उस कमरे में ही रहा, हो सकता है वह पूरी रात भी घर रहा हो। दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी इस बात पर थी कि किसी ने भी कातिल को आते जाते हुए नहीं देखा था। अब यह सारी चीज चल रही थी, तभी अचानक एक दिन पुलिस के पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने बताया कि महालक्ष्मी के कत्ल उसके भाई मुक्ति रंजन रॉय ने किया है। दरअसल महालक्ष्मी किसी मॉल में एक ब्यूटी शॉप में बतौर सेल गर्ल का काम करती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात मुक्ति रंजन रॉय से हुई थी। दोस्तों, मुक्ति रंजन भी यहीं पर काम करते करते मुक्ति और महालक्ष्मी की दोस्ती हुई और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन दोनों को पता ही नहीं चला। जहाँ मुक्ति रंजन महालक्ष्मी की दुनिया सारी खुशियां देना चाहता था, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता था, तो महालक्ष्मी की दोस्ती और भी कई लड़कों से थी। हाँ, और यह बात लगातार मुक्ति रंजन को खटक रही थी, जिसकी वजह से उसके अंदर दूसरों के प्रति गुस्सा नफरत पैदा होने लगी। हर दिन उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे और फिर 2 सितंबर को महालक्ष्मी अपने घर वालों से फोन पर कहा कि वह शनिवार को अपने परिवार वालों से मिलने आ रही है। लेकिन उस दिन मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा, मुक्ति रंजन रॉय ने महालक्ष्मी के घर में ही उसके टुकड़े करके फ्रिज में अंदर भर दिए। पुलिस के मुताबिक कत्ल करने के बाद मुक्ति रंजन ने अपने छोटे भाई को फोन किया और उसे तुरंत किराए के घर को खाली करने के लिए कहा। लेकिन जब मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने उसे अचानक घर खाली करने का कारण पूछा, तो उसने अपने भाई को कहा कि वह इस बारे में फोन पर बात नहीं कर सकता, वह घर पहुंचकर ही उसे सब कुछ बताएगा। दोस्तों, मुक्ति रंजन के छोटे भाई ने खुलासा किया कि महालक्ष्मी के कत्ल करने के बाद मुक्ति रंजन अपने किराए के घर पर आया था। वहां पर उसने अपने भाई को बताया कि उसने गुस्से में आकर महालक्ष्मी का कत्ल करके उसके टुकड़े कर दिए हैं। उसने अपने छोटे भाई से कहा कि वह इस शहर में नहीं रह सकता, इसलिए वह पुलिस से बचने के लिए बेंगलुरु छोड़कर अपने पिता के घर उड़ीसा जा रहा है। इस बात का पता चलते ही मुक्ति रंजन के भाई ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली, तब तक मुक्ति रंजन बेंगलुरु से फरार हो चुका था। उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को मुक्ति रंजन सही लोकेशन का पता लगाने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर 25 सितंबर को जानकारी मिली थी कि उड़ीसा के भद्रकला कब्रिस्तान के पास मुक्ति रंजन ने अपनी जान दे दी है। साथ ही उसने एक नोट पर अपना गुनाह कबूल करते हुए लिखा था उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से भैया कदम उठा रहा है। दोस्तों, हमारा यह घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था। हमारा